नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों को लेकर। मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की सेवा करते शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की। इसके साथ ही सरकारी नौकरी के लिए आश्रितों ने आवेदन करने की जो समय सीमा पहले निर्धारित थी उसे 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का भी ऐलान किया गया। आगे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने यह भी घोषणा की कि शहीदों के आश्रितों को अब जिलाधिकारी कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालयों में भी नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा, शहीदों के आश्रितों को अभी तक जिलाधिकारी कार्यालय में समूह ग और घ के पद रिक्त होने पर ही नियुक्ति मिलती थी, लेकिन अब संबंधित जिलों में स्थित अन्य विभागों में भी उक्त समूह के पदों पर उन्हें नियुक्त किया जाएगा। जो सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और मैं समझता हूं कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह ग के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है व्यवस्था करके उसको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। और साथ में जो अभी तक 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता था उसको भी हमने बढ़ाया है कि वो 5 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सैनिकों के और उनके परिजनों का हर प्रकार से कल्याण हो, वेलफेयर हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आलोक सिंघवाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जी आलोक, क्या यह माना जा सकता है कि जिन्होंने अपना जान न्यौछावर किया है देश के लिए, उनके कम से कम परिवार के लिए यह एक सुकून की खबर है? 2 साल की मियाद को 5 साल तक करना और उसके बाद अब अन्य कार्यालयों में भी उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो 5 में से एक व्यक्ति हमेशा सेना में भाग लेता है, सेना में वो शामिल होता है और देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर भी उत्तराखंड के नौजवान बखूबी करते हैं। इसी के तहत फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो घोषणा की है, पहले तो उनकी समय अवधि जो कि उनके परिजनों को नौकरी मिलने की बात होती है उसकी समय अवधि को बढ़ाने का निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिया गया है। 2 साल से बढ़ाकर इसको 7 साल कर दिया गया है। इसके बाद जो धनराशि होती है उसमें भी बढ़ोतरी फिलहाल की गई है और साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि जिन नौकरियों में कहीं ना कहीं इनके परिजनों को काफी चक्कर लगाने पड़ते थे, सरकारी विभागों के नौकरी के लिए तमाम प्रयत्न करने पड़ते थे, क्योंकि कुछ सीमित विभागों में ही सैनिकों के परिजनों को जो है नौकरी मिला करती थी। हालांकि अब अन्य विभागों में भी समूह क और ख के पदों में इनको नौकरियां मिला करेंगी, तो जल्द ही ये चीज जो है अब लागू भी कर दी जाएगी और ऐसा देखने को मिलेगा कि जो सैनिक के परिजन हैं जो कि शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को अब नौकरी मिलने की ज्यादा कहीं चांसेस फिलहाल नजर आते हैं और ऐसा देखा जाएगा कि जो इनके परिजन हैं उनको भी काफी सहूलियत अब सरकार के इस फैसले से देखने को मिलेगी। जी आलोक, यह जाना गया है, हमेशा से जाना जाता है कि उत्तराखंड वीर सपूतों की भूमि रही है। ऐसे में यह जो नया आदेश आया है, क्या यह बाकी जगहों के लिए भी एक नजीर का काम करेगा? और जो परिजन हैं, जो शहीद के परिजन हैं, उनका इस बारे में क्या सोचना है? जी बिल्कुल, देखिए नजीर का काम जरूर करेगा। उत्तराखंड कई ऐसे फैसले ले चुका है जो कि अन्य राज्यों के लिए भी नजीर का काम पेश कर चुके हैं। खासतौर पर अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी उत्तराखंड में अक्टूबर में लागू करने की बात कही जा रही है और केंद्र में भी अब इसको लागू किया जा सकता है। फिलहाल जो इस बात के अपने फैसले की बात कही कि ये सैनिकों के लिए जो फैसला लिया गया वो कितने हद तक कामयाब साबित होता है, परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजन काफी खुश इस चीज से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि नौकरी का वादा तो कर दिया जाता था लेकिन जो समय अवधि होती थी वो 2 वर्ष की होती थी।
कि 2 वर्ष के अंदर ही आपको बस नौकरी के लिए जो है आवेदन करना पड़ता था। अगर 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो फिर आपको नौकरी नहीं दी जाती थी। अब इस समय अवधि को बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं सभी जो परिजन है, जो कि सैनिकों के उन परिवारों से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने की शहीदी दी है, अपने देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को अब नौकरी जरूर मिल सकेगी। और काफी जो है खुशी की बात भी ये परिजनों के लिए है कि कहीं ना कहीं जो आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। लोग वाकई में जो शहीद हुए हैं, कम से कम उनके परिवार वालों के लिए यह सुकून की खबर है। हम आपके पास दूसरे खबर के लिए लौटेंगे। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां हरिद्वार में प्रशासन ने यू टर्न लेते हुए पर्दे लगाकर ढके गए मजार और मस्जिद से पर्दे हटवा दिए हैं। जी हां, प्रशासन ने पुलिस के 2 जवानों को भेजकर इस्लाम नगर की मस्जिद और दुर्गा चौक के पास स्थित मजार के बाहर लगाए गए पर्दे हटवा दिए। मस्जिद और मजार पर पर्दे लगवाए जाने पर कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि प्रशासन के अधिकारी इसके बारे में कोई भी ठोस जवाब नहीं दे रहे थे। कांवड़ मेला शुरू होने से पहले ढाबों और होटलों पर नेम प्लेट लगाकर पहचान बताने का विवाद अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि हरिद्वार प्रशासन ने मस्जिद और मजार को ढककर एक नए ही विवाद को जन्म दे दिया। हालांकि मीडिया में मुद्दा उठने के बाद प्रशासन ने खुद को घिरता देख यू टर्न लेते हुए पर्दे हटवा दिए। विजुअल्स आपके टीवी स्क्रीन पे। ये लगाया तो क्या था पहले पता नहीं हमें, लेकिन हमें हटाने के आदेश मिले अभी, इसलिए हमने हटा दिया। किसने आदेश दिया? हमें रेल चौकी से आदेश मिले इसे हटाने के, इसलिए हमने हटा दिया गया। लगाया भी आपके माध्यम से क्या था? ये हमें पता नहीं है। कुछ बताया कि कब ये लगा था, क्यों हटाने क्यों आपने? ये कुछ नहीं हमें बताया। हमें जो आदेश मिले, फिलहाल हम ड्यूटी पे थे, हमें जो आदेश मिले हमने वो काम। कहाँ ये लगे थे, कहाँ पे हटाए? एक बुरेशा मजार पे ऊंची सड़क और एक इस्लाम नगर मस्जिद का 2 के आदेश मिले थे, वो हमने हटा दिया। बुरेशा वाला हटा दिया। सहयोगी रुपेश राजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी रुपेश, आखिर यह हो क्या रहा है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी चल रहा है, स्टे बरकरार रखा गया है, जो नेम प्लेट वाली बात है, और अब ये नई चीज सामने आ गई जहां पर मजार पर पर्दे लगवा दिए गए थे। हालांकि अब उसे हटाया गया है। लोगों का क्या कहना है और आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए कुणाल, पूरे मामले की यदि बात करें तो पूरे मामले में एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि जहां पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर इनकार कर रहा है कि जो पर्दे लगाए गए हैं उसका निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं या उन्होंने पर्दे लगाए हैं। पुलिस प्रशासन तो इस बात को लेकर बिल्कुल इनकार कर रहा है कि उन्होंने पर्दे नहीं लगाए जी। हालांकि जो क्षेत्र के लोग हैं, उन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी से उनके पास फोन आया था और पुलिस चौकी के ही लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर पर्दे लगाए हैं। हालांकि पुलिस के जो आलाधिकारी हैं उनसे जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। उनका कहना साफ साफ यही है कि उन्होंने ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया है कि मस्जिद के सामने जो पर्दे लगाए गए हैं वो उनके द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने बिल्कुल सिरे से पल्ला झाड़ लिया है। अब पूरे मामले में यही पसोपेश की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वो पर्दे लगाए किसने हैं, क्योंकि नेम प्लेट को लेकर जो विवाद चल रहा था वो भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद ये जो मस्जिद के बाहर पर्दे लगाने वाला जो मामला है ये वाकई बड़ा मामला है। तो इसी को देखते हुए फिलहाल चूंकि कांवड़ मेला इस समय चरम पर चल रहा है, तो कांवड़ मेले को देखते हुए भी पुलिस प्रशासन लगातार यही प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार की कोई अराजकता ना फैले या माहौल खराब ना हो। पुलिस कप्तान परविंद्र डोभाल का साफ साफ कहना यही है कि यदि किसी ने भी अराजकता फैलाने की कोशिश की या उपद्रव फैलाने की कोशिश की तो किसी भी प्रकार से उसे उस मामले में कोताही नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए, बिल्कुल बेहद ही संवेदनशील यह मामला है और जिस प्रकार यह पूरा घटनाक्रम एक के बाद एक दर परत खुल रहा है, उसने लोगों की पेशानियों पे कहीं न कहीं लकीरें खींच रखी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया रुपेश। और अब बात करेंगे केंद्र सरकार के बजट की, जो जारी हो चुकी है। सभी वर्गों का ध्यान भी रखा गया इस बजट में। भले ही बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स इस बजट से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि सिटी बस अध्यक्ष विजयवर्धन इंद्रियाल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने बजट तो पास कर दिया, भले ही सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा हो, लेकिन सरकार ट्रांसपोर्ट लाइन को कतई नकारती हुई नजर आ रही है।
क्योंकि सभी वर्गों के लिए बजट में विशेष प्रावधान रखे गए हैं, चाहे कृषि हो, स्वास्थ्य हो या फिर कोई अन्य। लेकिन ट्रांसपोर्टरों को इस बजट में बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। न ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया गया है, बल्कि स्पेयर पार्ट्स पर भी 28% जीएसटी देना पड़ रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टर और चालक परिचालक अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सरकार को चाहिए था कि चालक परिचालक और ट्रांसपोर्टर्स का ख्याल रखते हुए इंश्योरेंस में कुछ प्रावधान लाने चाहिए थे। उनको काम किया जाना चाहिए था। इस मुद्दे पर पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। सरकार से गुजारिश वे करते रहेंगे कि अगले बजट में कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे सहयोगी आलोक सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, कहीं बेचैनी, खलबली, कहीं सुकून, राहत। ये बजट कई लोगों के लिए कई कुछ लेकर आई है आलोक, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स थोड़े निराश हैं। क्या उम्मीद तो वो कर रहे हैं कि अगले बजट की, लेकिन अभी उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही है। क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, जब से बजट लाया गया है तब से कहीं ना कहीं जो समस्त विभाग हैं उनमें कहीं ना कहीं लहर तो है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो उत्तराखंड के लिए बजट इसमें निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टर्स जो है वो काफी खासा नाराज इस वक्त सरकार से चल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बजट में ट्रांसपोर्ट को लेकर किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया है, जबकि जो ट्रांसपोर्ट के जो स्पेयर पार्ट होते हैं, जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट होते हैं, उसमें भी जीएसटी लगाने का काम सरकार द्वारा कर दिया गया है। तमाम ट्रांसपोर्ट की चीजों पे जीएसटी और टैक्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं वो ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। और इसी के तहत जो है ट्रांसपोर्टर्स काफी इस वक्त नाराज सरकार से चल रहे हैं और इस बजट में ट्रांसपोर्ट के प्रावधान न होने के लिए इस वक्त अपनी नाराजगी वो सरकार से व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जो देहरादून के महानगर ट्रांसपोर्ट के जो अध्यक्ष है विजय वर्धन अंडरियाल, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी। उसमें ये बताया गया था कि इन तमाम चीजों को लेकर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं देहरादून के, खासतौर पर उत्तराखंड के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो काफी इस वक्त नाराज चल रहे हैं सरकार से। उनकी मांग यही है कि इस बजट में ना सही, कम से कम जब अगला बजट रिलीज होगा तो उस दौरान ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था की जा सके, ताकि इनको भी कहीं ना कहीं फायदा हो। क्योंकि इस वक्त का जो बजट है उससे तो साफ ये नजर आता है कि जो उत्तराखंड की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो घाटे में जा रही है। जी आलोक, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो यह आफत की खबर है, इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस भी जुड़ा है। ट्रांसपोर्टर्स नाराज होंगे, उनकी अगर लागत बढ़ जाएगी तो आम जनता के ऊपर भी इसका असर होगा। क्या आम जनता का भी समर्थन ट्रांसपोर्टर्स के साथ है? देखिए, अभी तक तो आम जनता का कोई समर्थन ट्रांसपोर्टर्स के साथ नहीं आया है, लेकिन आपकी बात पूरी तरह से सही है कि यदि इस बजट में ज्यादा टैक्स ट्रांसपोर्टर्स से वसूला जाता है तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आने वाले वक्त में जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, जो ऑटो चालक है, विक्रम चालक है, बस चालक हैं, तमाम ऐसे जो लोग हैं जो ट्रांसपोर्टर्स का बिजनेस करते हैं, उनकी भी लागत बढ़ जाएगी, किराया बढ़ जाएगा और साफ तौर पर आम आदमी की जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आम आदमी को कोई समर्थन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ज्यादा ही बजट में बढ़ोतरी होती है, ज्यादा ही किराया बढ़ता है, तो हो सकता है कि आम जनमानस भी सड़कों पर उतर जाए और एक व्यापक आंदोलन भी उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब बात करेंगे घनघोर बारिश की और उससे जुड़ी हुई आफत की। जी हाँ, टिहरी में घनसाली के बूढ़ा केदार में आफत की बारिश हो रही है। बालगंगा और धर्मगंगा दोनों नदियां उफान पर हैं। बूढ़ा केदार के तौली गांव में जनहानि की भी सूचना है। भारी बारिश से बूढ़ा केदार के लोग रात भर सो नहीं पाए। तौली गांव में मलबा आने से मां बेटी के दबने की भी सूचना मिली है। वहीं गौशाला में मवेशियों के दबने की भी खबर आई है। तिनगढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी मलबे की चपेट में आ गया है। बूढ़ा केदार कोट विशन मोटर मार्ग का काफी बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में है। वहीं हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में पंचक खत्म होने के बाद भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने यातायात डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया है। कांवड़ यात्रा को सुचारू रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने 3 अस्थायी बस अड्डे बनाए हैं। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि आज से कांवड़ यात्रा में डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। दिल्ली मेरठ से आने वाली बसें ऋषिकुल बस अड्डे पर पार्क होंगी और वहीं से वापस लौटेंगी। लखनऊ, मुरादाबाद, नजीबाबाद से आने वाली बसें नीलधारा पार्किंग में पार्क होकर वापस जाएंगी। चंडीगढ़, देहरादून के रास्ते से आने वाली बसें मोतीचूर बस अड्डे पर पार्क होकर वापस लौटेंगी।
एसएसपी ने शिव भक्तों से निवेदन किया है कि हरिद्वार आने से पहले एक बार ट्रैफिक प्लान जरूर देख लें। हरिद्वार पुलिस की साइट पर भी डायवर्जन प्लान देखा जा सकता है। ट्रैफिक डायवर्जन का जो सेकंड फेज है वो आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो हमारे 3 बस स्टेशन जो बनाए जाने थे, जिसमें देहरादून की चंडीगढ़ साइड से जो भी गाड़ियाँ हिमाचल से आ रही हैं उन्हें मोतीचूर बस स्टैंड पर लाया जा रहा है और वहीं से ही वो गाड़ियाँ जाएंगी। इसी क्रम में जो दिल्ली या मेरठ से जो भी बसें हैं, रोडवेज की बसें हैं, उनको ऋषिकुल पर लाया जा रहा है और वहीं से वो अपनी जो सवारी हैं सो उतार कर वापस जाएंगी। साथ में जो लखनऊ, मुरादाबाद इधर साइड से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको नजीबाबाद के थ्रू आते हुए हमारा नीलधारा पार्किंग में आएंगी और वहीं से वापसी करेंगी। तो ये 3 नए जो स्टेशंस हैं वो अभी आज से ऑपरेशनल किए गए हैं और इसके बाद जो थर्ड प्लान है वो 28 से हमारा जो पूर्ण डायवर्जन का है वो लागू किया जाएगा। इसमें मैं सभी यात्रीगण जो भी यहाँ आ रहे हैं उनको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि ये जो डायवर्जन प्लान है उसको जरूर देख लें और हमारी हरिद्वार पुलिस की जो साइट है उसको एक बार जरूर देखें। उसमें हमारे जो डायवर्जन प्लान है वो ऑलरेडी उसमें इंगित किए गए हैं। रुद्रपुर भगवानपुर क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो 50 वर्षों से भगवानपुर क्षेत्र में ही निवास कर रहे थे, हालांकि कोर्ट के आदेश पर शासन और प्रशासन ने उन गरीब परिवारों को उजाड़ दिया है। रातों रात सारे परिवार सड़कों पर आने को मजबूर हो गए। शासन प्रशासन घर तोड़ने से पहले इन परिवारों का कोई पुनर्वासन व्यवस्था भी सुनियोजित नहीं कर पाया। पीड़ित परिवारों की मांग जमीन के बदले जमीन दी जाए और मकान के बदले मुचित मुआवजा, जिसमें पीड़ित परिवारों का रहने, खाने और बच्चों के स्कूल जाने की भी कोई व्यवस्था फौरी तौर पर नहीं की गई है। पीड़ित परिवारों का आरोप है, जिसके चलते रुद्रपुर के समाज सेवी सुब्रत विश्वास लगातार अब उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर धरना प्रदर्शन में लगातार विभिन्न प्रकार के नेता और राजनेता पहुंच रहे हैं और केवल आश्वासन ही दे रहे हैं। सुब्रत ने कहा है कि प्रशासन अगर यह मांग पूरा ना करे तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। इन लोगों का खाने पीने की व्यवस्था तो सरकार और प्रशासन ने बोला था कि हम देंगे। यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक और अभी के तत्कालीन विधायक शिवरोला और राजकुमार ठटाल ने दोनों ने बोला था, मगर धोखा देने के सिवाय इन दोनों को कोई काम आता नहीं है लोगों को। तो कोई मुआवजा, इनको कोई राशन वासन, पानी, उन्हें खाना वाना कोई नहीं दिया था। जितना हमारे संगठन, मजदूर संगठन द्वारा हो रहा है हम कर रहे हैं। बाकी इधर के अगल बगल के गाँव वाले इनकी मदद करें, जितनी हो पा रही है अधिक से अधिक मदद कर रहे हैं और इनकी स्थिति ऐसी है कि कोई मदद नहीं है, खुद ही के माध्यम से ज़्यादा चल पा रही है। देखिए, मेरा नाम सुब्रत कुमार विश्वास है। मैं जनता का नौकर हूँ, क्योंकि जनता ही मुझे बुलाती है, जितना भी मेरा सहयोग करती है। और मैं रुद्रपुर विधानसभा में रहता हूँ। तो यहाँ पर जो मजदूर हैं, ये जो पीड़ित परिवार है, जिन्होंने गरीब है, जिनको दिहाड़ी मजदूरी करके अपना चिंता छोड़ के घर बनाया था, तो शासन से मेरा अनुरोध है, उत्तराखंड शासन से मेरा अनुरोध है कि अनुरोध ही कर सकते हैं, मगर उम्मीद है कि ये करेगी नहीं, क्योंकि ये गरीबों का उजाड़ने वाली सरकार है, फंसाने वाली तो है नहीं। फिर भी हम अनुरोध कर सकते हैं कि ये जो इनको पुनर्वासन दिया जाए, इनको मकान के बदले मकान और जमीन के बदले जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले उचित मुआवजा दिया जाए। और अगर नहीं देंगे तो बहुत जल्दी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। पौड़ी में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की जटिल प्रक्रिया आवेदकों के लिए अब सरदर्द बन गई है। सबसे अधिक दिक्कत उन आवेदकों को हो रही है जो परिजनों के जन्म और मृत्यु होने के 21 दिन बाद उनका प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील में शपथ पत्र दाखिल करने पहुंच रहे हैं। एसडीएम स्तर से प्रमाण पत्र जारी करने से पहले ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ अब पटवारी से भी जन्म और मृत्यु की जांच करवाई जा रही है, जबकि पूर्व में सिर्फ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ही जन्म और मृत्यु की जांच किया करते थे। 2 बार अलग अलग स्तर से जांच करवाने के बाद ही अब प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें कई बार 1 साल से अधिक का समय भी लग रहा है। ऐसे में आवेदकों को कई बार तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उठानी पड़ रही है, जिन्हें बार बार तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और ना समय पर उनका काम हो पा रहा है। प्रमाण पत्र की जटिल प्रक्रिया पर ग्राम प्रधान संगठन ने भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग शासन और प्रशासन से की है। संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी अनामिका ने बताया कि शासन स्तर से समस्या का समाधान किया जा रहा है। जल्द ही आवेदकों को पेश आ रही दिक्कत का समाधान कर लिया जाएगा। इसमें जो हमें गाइडलाइंस मिली हैं उसके अनुसार जो 1 साल से ऊपर के जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र हमें जारी करने हैं, उसमें ऐसा है कि तहसील की रिपोर्ट लगेगी। तो पहले ये अपनी सरकार पोर्टल पे आईडी थी,
जिसके थ्रू हो जा रहा था। अब क्योंकि CRS पोर्टल जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू आ गई है, तो उसमें ऐसा हुआ है कि हमारी वाली आईडी उन्होंने बंद करने के लिए कहा, जिसमें हमने बंद कर दिया। तो ये प्रमाण पत्र फिर यहाँ से जारी नहीं हो पा रहे, तो उनको फिजिकली यहाँ पे आना पड़ रहा है, जो एक दिक्कत की बात है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेप्स ले रही है, तो उसमें वो आईडी जनरेट करेगी जो कि तहसीलदार स्तर की भी होगी और SDM स्तर की भी होगी। तो फिर ये ऑनलाइन ही माध्यम से हो जाएगा और ये आसान हो जाएगा। तो आम लोगों की समस्या में समाधान कम और व्यवधान ज्यादा होता नजर आ रहा है। अगली खबर की बात करेंगे, जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के बाद हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन गंगा के जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। वहीं गंगा किनारे क्षेत्र में बनाई गई बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक जल स्तर घट रहा है और रात भर में गंगा का जल स्तर सामान्य हो जाएगा। इस बार बरसात के सीजन में पहली बार गंगा का जल स्तर वार्निंग लेवल के ऊपर चला गया है। अगर पहाड़ी इलाकों में इसी तरह बारिश जारी रही तो गंगा का जल स्तर और ज्यादा बढ़कर प्रशासन की चिंता बढ़ा सकता है। इस टाइम गंगा जो जलस्तर है हमारा वार्निंग लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है, 293.30 है। हमारा जो डेंजर लेवल है वो 294 होता है। तो हमारा अभी मतलब डेंजर लेवल से 70 सेंटीमीटर नीचे है और लगभग इसका जो डिस्चार्ज है 1,95,000 क्यूसेक है। और इसका जो ट्रेंड है मतलब डिक्रीज होगा। अब हमने अभी बैराज से और श्रीनगर बता दिया, तो जो टाइम पानी चल रहा है मैक्सिमम है, इसका ट्रेंड मतलब घटेगा। ये रात भर में थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब कल हाँ अभी सामान्य हो जाएगा धीरे धीरे। अभी तो इसका पीक चल रहा है टाइम, जो हमने अभी पता किया ऊपर से। आप यहाँ पर अभी पहुंचे हैं, किस तरह से यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी किस तरह से नजर बनाए हुए हैं, क्या यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी पूर्ण रूप से नजर बनाए हुए हैं। इसमें हमारे बाढ़ चौकी यहाँ पे 24 घंटे हमारा कंट्रोल होगा। ये हमारी ड्यूटी लगी है, मैं भी यहाँ पे स्टे करता हूँ। हमारे जो नीचे बाढ़ चौकियां हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके साथ हम उनसे कनेक्ट करें। और जो हमारा नीचे बेल वाला बंदा है चंडीगढ़ ग्राउंड में, वहाँ भी हमारे फ्लड फाइटिंग के काम चल रहे हैं। बंदे को सुरक्षा के लिए हमारे स्टाफ लगा। उत्तराखंड परिवहन कर्मचारी संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इस समय जोरों पर है और ऐसे में परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ का हड़ताल पर जाना सरकार को महंगा पड़ सकता है। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले रुद्रप्रयाग में एक बस खाई में गिर गई थी, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई थी। इसका ठीकरा सरकार ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सर पर फोड़ा था और इस प्रकरण में 4 लोगों को निलंबित किया गया था, जिनके पक्ष में अब उत्तराखंड परिवहन मिनिस्टर कर्मचारी संघ मैदान में उतर चुका है। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्टर कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद चमोली ने बताया कि सभी कर्मचारी कम संसाधन होने के बावजूद अपनी सेवा को 4 धाम यात्रा में दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रुद्रप्रयाग में हादसा हुआ था, जिस पर 4 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था, जांच होने के बावजूद कर्मचारियों की कोई लापरवाही सामने नहीं आई और अभी तक उन कर्मचारियों को बहाल भी नहीं किया गया है। कर्मचारी संघ की मांग है कि उन कर्मचारियों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके लिए कर्मचारी संघ 2 दिन से काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहा है। कर्मचारियों की चेतावनी है कि उन लोगों को जल्दी बहाल नहीं किया गया तो वो लोग कार्य बहिष्कार करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।